अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 26 ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। और इसमें हम मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटेजी के सिलसिले में मार्केटिंग कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्टडी करेंगे। आपने मार्केटिंग के जितने भी कोर्सेज पढ़े हैं उसमें हमें पता चलता है कि मार्केटिंग को हम 3 एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं: एनालिसिस, स्ट्रेटेजीज और एक्शन। मिसाल के तौर पे एनालिसिस में आप मैक्रो और माइक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं, सेगमेंटेशन पढ़ते हैं, मार्केटिंग रिसर्च की बात करते हैं। इसी तरह स्ट्रेटेजीज में टारगेट मार्केट सिलेक्शन है, पोजीशनिंग है, डिफरेंशिएशन है, 4 P's हैं जिसे मार्केटिंग मिक्स भी कहा जाता है। और एक्शन का ताल्लुक इन स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करने से और इनकी एवेल्युएशन के साथ। इसी तरह से आपने 4 P's और 4 C's ऑफ मार्केटिंग भी पढ़े होंगे। 4 P's जो है ये कंपनी की तरफ से होते हैं, 4 C's कस्टमर की तरफ से होते हैं। मिसाल के तौर पे कंपनी जो प्रोडक्ट ऑफर करती है वो कस्टमर का सलूशन होती है उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए। कंपनी की तरफ से प्राइस होती है और कस्टमर को कॉस्ट करती है। कंपनी प्लेस के बारे में बताती है जबकि कस्टमर अपनी कन्वीनियंस के बारे में सोचता है। इसी तरह से कंपनी प्रमोट करती है अपने ब्रांड्स को, प्रोडक्ट को, और कस्टमर के लिए वो कम्युनिकेशन है। तो इस तरह से ये जो 4 P's हैं और 4 C's हैं इसका आप कंपैरिजन देख सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी प्रोडक्ट या ब्रांड बहुत अच्छा भी हो, बहुत अच्छी प्राइस में मिल रहा हो और कस्टमर की बिल्कुल कन्वीनियंस के मुताबिक अवेलेबल हो, लेकिन फिर भी ज़रूरत इस चीज़ की होगी कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचाई जाए और ये तमाम इन्फॉर्मेशन एक अफेक्टिव मैनर में कस्टमर के पास पहुंचनी चाहिए। इसीलिए बाकी जो प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो कम्युनिकेशन है शायद इनसे ज़्यादा अहम इसलिए बन जाती है कि एक अच्छी कम्युनिकेशन के बगैर आपका बहुत अच्छा ब्रांड बहुत अच्छी प्राइस में बहुत कन्वीनियंट प्लेस पे वो भी चल नहीं सकेगा। इसीलिए कम्युनिकेशन जो है उसकी एक इम्पॉर्टेंस है। अब हम आते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की तरफ। तो यहाँ पे डेफिनेशन में आप देखें, इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्रोसेस, यानी स्ट्रेटेजिक होने से मुराद है कि इसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं। और ये प्रोसेस क्या करता है जी? डेवलप करता है, एग्जीक्यूट करता है और एवेलुएट करता है परसुएसिव ब्रांड कम्युनिकेशन प्रोग्राम। तो ये 3 काम करेगा ब्रांड कम्युनिकेशन प्रोग्राम के। और परसुएसिव से यहाँ मुराद है कि आपने कस्टमर्स को मोटिवेट करना है कि ना सिर्फ वो हमारी प्रोडक्ट को खरीदते रहें, बल्कि उनके साथ हमने एक लॉन्ग टर्म जो प्रॉफिटेबल रिलेशंस हैं वो भी बनाने। फिर आप देखें रिलेटेड ऑडियंस के साथ हमने ये सारा कुछ करना है। रिलेटेड ऑडियंस में ना सिर्फ आपके कस्टमर्स हैं बल्कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है, आपके कंपेटिटर्स भी इसमें शामिल हैं, आपके मार्केट के जो दूसरे प्लेयर्स हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, आपके शेयर होल्डर्स भी इसमें आ जाते हैं। टू बोथ जनरेट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिटर्न्स एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म ब्रांड एंड शेयर होल्डर्स वैल्यू। जी, ये बड़ी अहम बात है कि आपने ना सिर्फ जो शॉर्ट टर्म गेन्स हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स या प्रॉफिट वो अर्न करने, बल्कि आपने वैल्यू भी क्रिएट करनी है। और वो वैल्यू ब्रांड के लिए भी क्रिएट करनी है, वो वैल्यू कस्टमर के लिए भी क्रिएट करनी है, वो वैल्यू आपने जो अपने शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए भी क्रिएट करनी है। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग वैल्यूज़। और ये वैल्यू जो है वो एक बिजनेस प्रोसेस के ज़रिए सामने आएगी जिसमें डेवलपमेंट, एग्जीक्यूशन और एवेल्युएशन सब कुछ शामिल है। अब हम देखेंगे कि वो कौन से ट्रेंड्स हैं जिन्होंने मार्केटिंग कम्युनिकेशन को अफेक्ट किया है। और इसमें सबसे पहले है डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ख़ासतौर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन जो है ये बड़ी इंस्टेंट हो गई है। हम डेटा कलेक्शन और एनालिसिस बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स में बारकोड सिस्टम मौजूद होता है। पहले इस सिस्टम को इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब ये कंज्यूमर बाइंग पैटर्न के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है कि किसी कस्टमर ने कौन सी प्रोडक्ट्स ख़रीदी हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी में ख़रीदी हैं, कितनी ज़्यादा ख़रीदी हैं और किस पैकिंग में ख़रीदी हैं, किस प्राइस में ख़रीदी हैं। इसी तरह से जो मुख्तलिफ फाइनेंशियल और बिजनेस फर्म्स हैं, यानी आप फाइनेंशियल फर्म से मुराद है जो बैंक्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स आप उनके इस्तेमाल करते हैं, और बिजनेस फर्म से मुराद है जो सेलर्स हैं।
तो ये भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू कहाँ से कौन सी चीज़ खरीदी, कितनी बार खरीदी, कितनी प्राइस में खरीदी है, उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या रही। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं वो बनाने में मदद देती। दूसरी चीज़ है चेंजेस इन चैनल पावर। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखें तो पावर जो है वो मैन्युफैक्चरर से पहले रिटेलर्स तक मुंतकिल हुई, क्योंकि रिटेलर्स वो फर्स्ट पार्टी हैं जिनका एंड यूज़र्स या कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन जो है वो होता है। ये शेल्फ स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं, ये आपके ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स की प्रेजेंटेशन भी करते हैं। लेकिन ये जो पावर है वो रिटेलर से अब मुंतकिल हो गई कंज्यूमर्स तक, क्योंकि कंज्यूमर्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों से, ख़ास तौर पे इंटरनेट से, अब वो प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वो मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं और वो ऑनलाइन बाइंग भी कर सकते हैं। तो एक चैलेंज बन गया कि हमने कैसे अपने जो कस्टमर्स हैं उनको इन्वॉल्व रखना है, उनको मोटिवेटेड रखना है कि वो हमारी प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स इस्तेमाल करें। तीसरा पॉइंट है इंक्रीज इन कंपटीशन। बहुत सारी नई नई कंपनीज जो हैं वो मार्केट में आ गई, बहुत सारे नए जो ब्रांड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च कर दी गई। तो कंपटीशन जो है वो आसान नहीं रहा, ये मुश्किल हो गया, बढ़ गया है। तो आपको अपना जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम है वो इस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि कस्टमर्स आपके ब्रांड्स के साथ लॉयल रहें और वो दूसरे ब्रांड्स पे स्विच ना करें। इस इंक्रीज्ड कंपटीशन की वजह से ब्रांड पैरिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी बहुत सारी कंपनीज चूँकि मुख्तलिफ ब्रांड्स ऑफर कर रही हैं और इन ब्रांड्स के जो फीचर्स हैं वो एक जैसे ही हैं ऑलमोस्ट। तो इस चीज़ की वजह से भी जो कस्टमर है वो कंपैरिजन में आ जाता है और सोचता है कि कौन सा ब्रांड खरीदा जाए, कौन सा एक फीचर उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो ब्रांड पैरिटी और जो कंपटीशन है ये आपस में रिलेटेड है। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय कस्टमर्स। कस्टमर चूँकि पहले भी बात हुई कि बहुत सारे सोर्सेज से अब इंफॉर्मेशन लेता है, सिर्फ जो टीवी एड्स हैं वो काफ़ी नहीं है, बल्कि वो इंटरनेट से भी देखेगा, वो सोशल मीडिया को भी देखेगा, वो जो अपने दोस्त हैं उनसे भी पूछता है, वो वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर भी जाता है। तो मुख्तलिफ जगहों से इंफॉर्मेशन लेके उसके पास एक रिच ब्लेंड ऑफ इंफॉर्मेशन होता है अबाउट एनी ब्रांड, और उसके बाद वो फिर उसकी जो डिसीजन मेकिंग करता है कि कौन सा ब्रांड या प्रोडक्ट वो खरीदेगा। इसके बाद जो नंबर 6 इम्पैक्ट है वो डिक्लाइन इन इफेक्टिवनेस ऑफ टीवी एड्स है। अब आप देखें कि कंज्यूमर्स के पास चॉइसेस हैं कि वो किसी भी प्रोग्राम को विदाउट एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं, या वो ड्यूरिंग कमर्शियल ब्रेक्स वो सर्फिंग करते रहते हैं एक चैनल से दूसरे चैनल पे। तो ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि टीवी एड्स के ज़रिए अब कस्टमर्स तक सारी जो कम्युनिकेशन है वो हो सके। तो ये सारे पॉइंट्स हमें बता रहे हैं कि जो हमारा प्रोमोशनल मिक्स डिज़ाइन है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा अगर हमने कस्टमर्स को इंगेज रखना है, हमने अपनी प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, और हमने कस्टमर्स को लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ वो बरकरार रखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो प्रोमोशनल मिक्स है। और बेसिकली प्रोमोशनल मिक्स जो है ये टूल्स हैं जिनके ज़रिए हम ऑर्गेनाइजेशन का जो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकें। और जनरली ये 5 तरह के टूल्स हैं जिसमें एडवर्टाइजिंग भी है, सेल्स प्रमोशंस भी हैं, पर्सनल सेलिंग भी है, डायरेक्ट मार्केटिंग है और पब्लिक रिलेशंस है। यानी ओवरऑल अगर हम इसे समझें तो राइट साइड पे जो डायग्राम है वो देख सकते हैं कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के ज़रिए हम मुख्तलिफ जो प्रोमोशनल मिक्स यानी टूल्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और एडवर्टाइजिंग इन टूल्स में से एक बड़ा मेजर टूल है जिसको हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर यूज़ करते हैं। तो की पॉइंट ये है कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो कंपनी और कस्टमर के दरमियान एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रखना है। और इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रखने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ ऑडियंस कॉन्टेक्ट पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए हम अपने जो ऑडियंस यानी कस्टमर्स को अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास ब्रॉडकास्ट मीडिया है, जिसमें प्रिंट मीडिया है, पर्सनल सेलिंग है, पॉइंट ऑफ परचेज है, वर्ड ऑफ माउथ है, सेल्स प्रमोशंस हैं, इवेंट्स हैं, स्पॉन्सरशिप्स हैं। गर्ज ये है कि बहुत सारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चूँकि हमने देखा कि एडवर्टाइजिंग जो है ये प्रमोशनल मिक्स में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मेजर टूल है,
तो आइए इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। आप पहले स्क्रीन पे इसकी डेफिनेशन देख लें। तो एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन में जो मुख्तलिफ की पॉइंट्स या की कॉन्सेप्ट्स आपने देखे हैं, बारी बारी हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस की, जो कि शुरू होता है एक सेंडर या सोर्स से, और उसके पास एक मैसेज होता है जिसको वो एनकोड करते हैं। फिर वो किसी मुनासिब चैनल की सिलेक्शन करते हैं। उस चैनल के ज़रिए ये जो मैसेज है वो रिसीवर तक पहुंचता है, जिसे वो डिकोड करते हैं, और उसके बाद वो अपना रिस्पांस देते हैं। ये रिस्पांस जो है वो जब सेंडर तक पहुंचता है तो ये फीडबैक कहलाता है। और अगर दरमियान में कोई नॉइस या हर्डल ना आए तो ये कम्युनिकेशन इफेक्टिवली चलती रहेगी। अगर दरमियान में कोई रुकावट आ जाएगी तो चाहे रिसीवर को मैसेज समझने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या उसका जो फीडबैक आया है वो सोर्स तक सही तरीके से पहुंच नहीं सकेगा, तो हमें इस नॉइस या डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना है। तो कम्युनिकेशन की दो टाइप्स हैं। एक पर्सनल कम्युनिकेशन, जैसे हम फेस टू फेस किसी से बात करते हैं, या कॉल करते हैं, या व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, या ईमेल कर रहे हैं, स्काइप के ज़रिए बात कर रहे हैं, या हम किसी को लेटर लिखते हैं। ये सारी पर्सनल कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं। जबकि जो नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, ये इनडायरेक्ट या जनरल होती है। जैसे आप टीवी पे कोई ऐड देखते हैं या किसी मैगजीन के अंदर कोई ऐड देखते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है। फिर इसमें एक वर्ड आया इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन से यहाँ मुराद वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपकी प्रोडक्ट, आपकी कंपनी, आपकी ब्रांड या आपकी सर्विसेज के बारे में। फिर एक वर्ड आया पेड, यानी जो भी आप एडवर्टाइजिंग का सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको टाइम और स्पेस को बाय करना पड़ेगा, उसकी आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगी। फिर इट शुड बी परसुएसिव। क्या मतलब है कि आपने अपने जो टारगेट कस्टमर्स हैं उनको मोटिवेटेड रखना है कि वो ना सिर्फ आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदें बल्कि बार बार ख़रीदें। इसी तरह से प्रोडक्ट्स हैं जिनसे मुराद यहाँ पे गुड्स हैं जो कि टेंजिबल होती हैं, सर्विसेज जो कि इंटेंजिबल होती हैं, आइडियाज़ यानी ये कोई कॉज, कोई इवेंट, कोई फेस्टिवल या वेलफेयर अपॉर्चुनिटी हो सकता है, स्पॉन्सर्स हैं यानी प्रोडक्ट मेकर्स हैं। इसी तरह से मीडिया की मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिनमें प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ब्रॉडकास्ट है, सोशल मीडिया है और स्प्रेड मीडिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के पहले लेक्चर में हमने ये समझा कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, प्रोमोशनल मिक्स क्या चीज़ है और एडवर्टाइजिंग क्या चीज़ है। तो तीनों के दरमियान हमने डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की। आपका बहुत शुक्रिया। अब हम देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं, और ये बताता चलूँ कि एक ऐड एक वक्त में कई टाइप्स का हो सकता है। सबसे पहले एथिकल एडवर्टाइजिंग, जिसमें एथिकल स्टैंडर्ड्स को मीट किया जाए। इंफॉर्मेटिव, जिसका मकसद किसी प्रोडक्ट के फीचर्स को हाईलाइट करना है। परसुएसिव, जो कस्टमर्स को मोटिवेट करती है कि वो बार बार हमारी प्रोडक्ट ख़रीदें। रिमाइंडर एड्स ख़ास तौर पर इन प्रोडक्ट्स के लिए हैं जो अपनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के मैच्योरिटी फेज पे होते हैं। कंज्यूमर एड्स जो डायरेक्टली एंड यूज़र्स हैं उनको एड्रेस करते हैं, जबकि ट्रेड एड्स जो हमारे चैनल मेंबर्स हैं उनको एड्रेस करते हैं। पोजीशनिंग एड्स किसी ब्रांड की पोजीशनिंग को एस्टेब्लिश करने के लिए होते हैं, और अगर हमने किसी ब्रांड की नई पोजीशन सेट करनी हो तो रीपोजिशनिंग एड्स होंगे। जब कोई ऐड बार बार दिखाया जाता है यानी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो इसे हम रेपिटेटिव एडवर्टाइजिंग कहते हैं। और अगर हमारा मकसद कस्टमर्स का माइंड चेंज करना हो तो उसके लिए एटीट्यूडनल चेंज एडवर्टाइजिंग इस्तेमाल की जाती है। तो आप देखें कि एक ऐड एक वक्त में हो सकता है कि एथिकल भी हो, वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हो, वो परसुएसिव नेचर में भी हो, और वो डायरेक्टली एंड यूज़र्स को भी एड्रेस कर रहा हो, तो वो एक ही वक्त में कई टाइप्स का हो सकता है। इसी तरह से कलेक्टिव एड्स, जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को इकट्ठा दिखाया जा सकता है, जैसा कि बाज़ दफ़ा को ब्रांडिंग के केसेस में होता है। डायरेक्ट रिस्पांस एड्स, जिसमें कंज्यूमर से कहा जाता है कि वो फीडबैक दें कंपनी को। कंपैटिटिव एड्स, जो दूसरे कंपैटिटर्स हैं बाज़ दफ़ा उन पे अटैक कर रहे होते हैं। एंड प्रोडक्ट एड्स, जिसमें कोई एक प्रोडक्ट किसी दूसरी प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे इंटेल प्रोसेसर्स हैं वो पेंटियम कंप्यूटर्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो अगर उनकी तरफ से कोई ऐड दिया जाएगा तो उसे एंड प्रोडक्ट ऐड कहेंगे। इसी तरह से क्लासिफाइड एड्स हैं, जैसा कि आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, ये छोटे साइज़ में होते हैं और इकोनॉमिकल होते हैं। और इसी तरह से एडवर्टाइजिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू मीडिया, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं।
आइए देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग के मुख्तलिफ फंक्शंस कौन से हैं। तो सबसे पहले तो फंक्शन है कि ये मार्केटिंग मिक्स को सपोर्ट करता है। जैसे कि पहले बात हुई कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये हमारा मार्केटिंग मिक्स कहलाता है। तो आपका एक बहुत अच्छा ब्रांड बहुत रीजनेबल प्राइस में, बहुत कन्वीनियंट प्लेस पे, वो भी फ्लॉप हो सकता है अगर उसका जो कम्युनिकेशन प्रोग्राम है वो सही नहीं है। आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपका जो मैसेज है वो अफेक्टिव मैनर में आपकी टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंचता। तो इन डैट मैनर जो एडवर्टाइजिंग है वो बड़ी अहम है। इसी तरह से ये डिमांड क्रिएट करती है। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि डिमांड दो तरह की, एक प्राइमरी है और एक सिलेक्टिव है, और उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी एडवर्टाइजिंग है वो भी प्राइमरी या सिलेक्टिव होगी। प्राइमरी डिमांड या प्राइमरी एडवर्टाइजिंग उस वक्त होती है जब हम किसी एनवायरनमेंट में, किसी मार्केट में कोई नई प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल शैम्पू जो है ये एक प्रोडक्ट कैटेगरी है, जबकि सिलेक्टिव डिमांड और सिलेक्टिव एडवर्टाइजिंग जो है ये प्राइमरी डिमांड के बाद की जाती है और इसमें कोई स्पेसिफिक ब्रांड और स्पेसिफिक कंपनी को दिखाया जाता है। जैसे शैम्पू प्रोडक्ट कैटेगरी थी, लेकिन हेड एंड शोल्डर्स और इसको बनाने वाली कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये हमारी सिलेक्टिव डिमांड और सिलेक्टिव एडवर्टाइजिंग कहलाएगा। इसी तरह एडवर्टाइजिंग का एक फंक्शन हमारी प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना है दूसरों से, कि ये कैसे दूसरों से मुख्तलिफ या बेहतर है। ये हमें हमारी जो मार्केट है उसको एक्सपैंड करने में भी मदद देती है। एडवर्टाइजिंग जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको एक्सपैंड करने में भी मदद देती है। हम ज़्यादा बड़ी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। ये कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और ब्रांड है वो भी पहुंचाती है। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक इमेज, बल्कि कहना चाहिए कि पॉजिटिव अच्छा इमेज भी इस्टेब्लिश करती है। ये हमारी क्रेडिबिलिटी भी इस्टेब्लिश करती है और ये हमारी सेल्स कॉस्ट को भी कम करती है, क्योंकि जब ब्रांड की क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाती है तो हमें सेल्स में बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती, जिसकी वजह से हमारा जो सेल्स का बजट है वो कम हो जाता है। सिमिलरली ये जो हमारे प्रमोशनल मिक्स में दूसरे टूल्स हैं, जैसे सेल्स प्रमोशंस है या डायरेक्ट मार्केटिंग है या पर्सनल सेलिंग है, ये उनको भी अफेक्ट करती है, उनको ये सपोर्ट करती है। एक अच्छी एडवर्टाइजिंग जो दूसरे प्रमोशनल मिक्स हैं उनको, उनके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट रखेगी और उनको फैसिलिटेट करेगी अप्लाई करने के लिए। जी, अगर हम अपने कंपेटिटर्स के खिलाफ कोई मूव्स बनाते हैं तो उन मूव्स को अप्लाई करने में भी एडवर्टाइजिंग हमें सपोर्ट करेगी, और अगर हमारे कंपेटिटर्स ने हमारे खिलाफ कोई मूव्स बनाई हैं तो उनको काउंटर करने में भी एडवर्टाइजिंग का सहारा हमें लेना पड़ेगा। इसी तरह से एडवर्टाइजिंग कस्टमर्स के साथ हमारा जो कांटेक्ट है, जो कि बड़ा अहम है, वो भी बढ़ाती है। और चूंकि एक एडवर्टाइजिंग के ज़रिए हम लार्ज मार्केट सेगमेंट तक पहुंच सकते हैं, तो ये एक इकोनॉमिकल सोर्स बन जाती है हमारे मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो कंज्यूमर के लिए जो प्रोडक्ट बना रहा है वो इन एन इफेक्टिव मैनर कंज्यूमर तक पहुंच जाए। तो इसके लिए अगर आप सप्लाई चेन देखें, ये एक टिपिकल सप्लाई चेन आपको नज़र आ रही है। उसमें सप्लायर है जो रॉ मटेरियल बेचता है मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर उस रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड या प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसे होलसेलर के ज़रिए रिटेलर तक पहुंचाता है, और रिटेलर से फिर वो कस्टमर या कंज्यूमर जो है उसे बाय करता है और कंज्यूम करता है। तो ये जो मैन्युफैक्चरर से आगे और कंज्यूमर से पहले की पार्टीज़ हैं, इन्हें हम कॉमनली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अपने अपने डिज़ाइन होते हैं, अपना अपना तरीका होता है, और इसमें जो मेन टर्म होती है वो नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट्स होते हैं। याद रखिएगा कि नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट्स की अपनी अपनी कॉस्ट होती है। जितने नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको अगर आप राइट साइड वाले जो मॉडल्स हैं वो देखें तो वहाँ से पता चलेगा। लेट्स से ऊपर वाली जो तस्वीर है उसकी बात कर रहा हूँ। 3 मैन्युफैक्चरर्स हैं और 3 ही कस्टमर्स हैं, और हर मैन्युफैक्चरर हर कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है। तो यूं M1 जो है वो C1, C2 और C3 तीनों के साथ कांटेक्ट में आएगा। इसी तरह M2 भी तीनों के साथ कांटेक्ट में आएगा, और M3 भी। तो नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट्स जो है वो 3x3 9 बन जाएंगे, और कॉस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो जाएगी। इसकी बजाय अगर ये मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपने और कंज्यूमर्स के दरमियान एक रिटेलर जो है उसे इन्वॉल्व कर लें,
हु इज़ अ मेंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो फिर क्या होगा कि ये तीनों जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट देंगे रिटेलर को, और रिटेलर जो है वो आगे बेचेगा कंज्यूमर्स को। तो इन दिस केस जो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स है वो 3+3 यानी 6 बनेंगे, और नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स के कम होने से जो कॉस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो भी कम हो जाएगी। तो ये बड़ी जो सिंपल सी एग्जांपल है वो हमें बता रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को डिज़ाइन करने की क्या इंपॉर्टेंस है। डिस्ट्रीब्यूशन के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और कंपनीज अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्ट्रेटजी है वो सेट करते वक्त ये तय करती हैं कि हमने कितने लेवल्स के साथ चलना है। मिसाल के तौर पे जो ज़ीरो लेवल है उसमें आप देखें कि एक मैन्युफैक्चरर है जो कि प्रोडक्ट्स बना रहा है, और एक कंज्यूमर है जो प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेगा, और मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट कंज्यूमर को सेल कर रहा है। ये अमूमन ऑनलाइन होगा कि जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन रख देगा, और कंज्यूमर उसको देखेगा, पसंद करेगा, ऑर्डर देगा, और उसको उसकी प्लेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। इसके बाद ऑप्शन है वन लेवल की, कि जो मैन्युफैक्चरर है वो रिटेलर को अपनी जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर करे, और रिटेलर से फिर जो कंज्यूमर्स हैं या एंड यूज़र्स हैं वो बाय करते हैं। इसकी एक मिसाल ऐसे है कि जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है वो जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं उनको डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट्स डिलीवर करता है, और वहाँ से फिर कस्टमर्स जो है वो ख़रीदते हैं। फिर टू लेवल्स भी हो सकते हैं। एक केस में जो है वो होलसेलर को आप इन्वॉल्व करते हैं, दूसरे केस में डिस्ट्रीब्यूटर को इन्वॉल्व करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में, किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, और आपकी जो प्रोडक्ट की नेचर है वो किस तरह की है। डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर में डिफरेंस ये होता है कि जो होलसेलर है उसके पास वेयर हाउस होते हैं जहाँ पे वो स्टॉक करता है प्रोडक्ट्स को, लेकिन वो डिलीवर नहीं करता, उसके पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई मैकेनिज़्म नहीं होता। जबकि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम तो मौजूद होता है, लेकिन वो स्टॉक नहीं करता, उसके पास जो वेयर हाउस हैं वो फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो इन केस आपने अगर होलसेलर्स को इन्वॉल्व किया है तो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट जाएगी होलसेलर के पास, वहाँ से वो रिटेलर्स जाके होलसेलर से ख़रीदेंगे, और उसके बाद वो कस्टमर्स को बेचेंगे। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर को इन्वॉल्व करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो मुख्तलिफ रिटेलर्स के बाद ख़ुद उनको सप्लाई देते हैं, और रिटेलर से फिर जो कंज्यूमर्स हैं वो उसको ख़रीद लेते हैं। और आखिरी जो है वो 3 लेवल है जिसमें आपको एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो नज़र आ रहा है। ऐसा आमतौर पे होता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं कि जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर भी है और होलसेलर भी है, रिटेलर भी है, और उसके बाद फिर कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट पहुँच जाती है। थैंक यू वेरी मच।